नज़दीक आ गया है, उसके रिगार्डिंग मन्नू मैम जो केवीएस में पढ़ाते रहे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा स्कोर मन्नू मैम को पढ़ते हैं। इनके पास टेलीग्राम पे अक्सर कमेंट आते हैं कि मैम तैयारी कैसे करें। वैसे तो डेमो टीचिंग को लेकर ना इनको बच्चे वीडियो भेजते रहते हैं, तो ये अपने कमेंट्स उस पे देती भी हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे कमेंट्स के लिए आप ना डेमो टीचिंग के लिए भेजते रहें, मनु मैम उनका इवैल्यूएशन करेगी। तो आप बताएं मैम कि आपको जो डेमो टीचिंग के लिए ना कहाँ भेजे? देखिए, आप टेलीग्राम ग्रुप है मन्नू राठी, आप उस पर भेज सकते हैं। और डेमो टीचिंग में देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप कॉन्फिडेंस से पढ़ाइए, ठीक है? आप ये मान कर चलिए कि जिस लेवल का टॉपिक है और जिस आपको क्लास दी गई है स्टैंडर्ड, उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। ये नहीं देखना कि भई मुझे तो इस टॉपिक में पीएचडी लेवल का आता है, मैं तो सारा जो आपके बैठे हैं पैनलिस्ट उनको इम्प्रेस करने के लिए सब पढ़ा डालूँ। नहीं, वो ये देखेंगे कि अगर दूसरी के बच्चे को आपको गणित में कोई टॉपिक पढ़ाना है, मान लीजिए नंबर सिस्टम, तो अब वहाँ पर आप भाग नहीं करवाओगे दूसरी के बच्चे को। और जब 5वीं में आएँगे तो दशमलव आपको कराना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो थीम्स हैं मैथ्स में, उनको आपको पता हो और आपको ये भी पता हो कि किस लेवल तक जो है टॉपिक को इलैबोरेट करना है। एक और बात है, पहली दूसरी में जो है मैथ्स की, हिंदी की और इंग्लिश की किताबें चेंज हो गई हैं। उन किताबों के चेंज नाम मैं आपको शाम को एक और वीडियो में समझाऊँगी, तो उन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखें। अभी हम बात करेंगे, संजीव सर में हमारे साथ हैं, तो भई अभी हम बात करेंगे, एक नॉर्मल इंटरव्यू जब होता है तो किस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। किन चीज़ों में नहीं फँसना है, झूठ क्यों नहीं बोलना है, ठीक है? वो जो सामने बैठे हैं, वो बहुत परखे हुए इंसान हैं, उनको सब पता चल जाता है, तो झूठ ना ही बोले तो बेहतर है ना? अब जैसे कि कुछ सवाल हैं जिनको हम एक-एक करके एक-दूसरे को एड्रेस करेंगे और फिर हम जवाब देंगे। तो मैम का शुक्रिया, उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जैसे आपको जवाब जो देना है वो इस हिसाब से देना है कि आप केवीएस का इंटरव्यू देने ही आए हैं, ठीक है? आप इस टाइम टीचर नहीं है ये भूल जाएँ पहले तो, जो कि मुश्किल काम होगा आपके लिए। और एक पूरी तरह से भूल जाएँ कि आप टीचर हैं, समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपने सिंपल आंसर जो कि एक पैनल में दिया जाए। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में सर, मैं एक बार आप सवाल पूछेंगे, मैं एज़ अ स्टूडेंट और मतलब जिसका इंटरव्यू होना है वो तो बताना ही चाहूँगी। अगर सवाल मगर टीचर हूँ तो देखिए वो चीज़ें मुझे आपको बारीकी बतानी है, जवाब तो मैं दे ही दूँगी। अगर सवाल मुझसे हिंदी में पूछा गया तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको हिंदी में जवाब दे सकती हूँ, ठीक है? तो अब हिंदी में सवाल सर ने पूछा है, तो मैं हिंदी में दे देती हूँ, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो। ठीक कहा ना सर? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसी बारीकियाँ आप बाद में समझा सकती हैं जब ये सम अप हो जाए इंटरव्यू। क्योंकि रियल इंटरव्यू जो है बच्चे फ़ील तभी ले पाएँगे उसका जब वो बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में हो, और एनवायरनमेंट का रोल बहुत होता है आपकी पेडागोजी में, जिसमें ईवीएस एक सब्जेक्ट भी दे रखा है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। टीचर नहीं बनना है, तो इसका मतलब स्ट्रांगली नहीं बनना। तो आप एक केवीएस कैंडिडेट की तरह आप बताएँ कि आप अपने बारे में। नमस्कार सभी टीचर्स को। सर, मेरा नाम मनु राठी है और मैंने अपनी 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से सर्वोदय कन्या विद्यालय अशोक विहार दिल्ली से करी है। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन रही वो मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएलएड बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, जिसमें मैं सेकंड टॉपर रही। उसके बाद मैंने सर एमएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से करी है। और उसमें मेरे सर मैंने नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया था एजुकेशन में। उसके बाद सर मैंने एमएड करने के बाद मैंने बीएड किया है। बीएड भी मैंने एमडीयू से किया। सर एक्चुअली क्या है, बीएलएड जो एक कोर्स है उसके बाद एमएड तो हो रहा था, मगर अगर मैं प्राथमिक शिक्षक के पद पर लग जाती हूँ तो पदोन्नति, रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से थे कि मेरा प्रमोशन नहीं हो पाता। तो लेक्चरर लगने की क्वालिफ़िकेशन तो मिल गई और एक प्राथमिक की मिल गई। मगर जो छठी से 12वीं तक का सफ़र था, अगर वो मुझे स्कूल सिस्टम में रहकर तय करना था, तो उसके लिए बीएड बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने बीएड भी करी। एमए में सर मेरी मैथ्स में है और साइकोलॉजी में सर मैंने नेट भी क्वालिफ़ाई कर रखा है। अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट टीचर के पद पर एमसीडी में भी 2013 से 16 तक काम किया है। तो प्राथमिक शिक्षक होने का एक अनुभव है सर मुझे कि, और उस दौरान मैंने सभी कक्षाओं को पढ़ाया था, दूसरी को भी, 5वीं को भी। और जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर इसमें फ़ाइल में भी है। और सर यही है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है।
छोटे बच्चों के साथ एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि वो दिल के सच्चे होते हैं, जो मन में होता है वही मुंह पर होता है। और उनके साथ जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो वो जैसे डेवलप कराया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से एक बेस का काम करता है सर। और प्राथमिक शिक्षा है ना सर, वही एक किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी बुनियाद, हमारी नींव और हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी तो हमारे आगे जाकर जो हमारा एजुकेशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बेटर होता जाएगा। इस चीज़ को देखिए सर, एनईपी 2020 ने भी फोस्टर किया। और सर, बुनियाद पे काम जो है वो बेहतर रहेगा तो बच्चे आगे ड्रॉप आउट नहीं करेंगे सर। तो बुनियाद पे काम करने के लिए मैंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया और मैं यहाँ आई। हाँ, तो दूसरा सवाल ये हो सकता है, एक-एक सवाल के बेटा मेरी बारी है सवाल करने की, तो मैं एनालिसिस भी बोलूँगी कि इसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो मैंने जवाब दिया वो संजीव सर भी बताएँगे और इनके वाले के मैं भी बताऊँगी। ठीक है? तो दूसरा सवाल खैर मैं सर से पूछ लेती हूँ। इंटरव्यू स्टार्ट। व्हाट आर योर हॉबीज़? Actually, hobbies are depends on the environment and the area. Either you live in the rural areas or your parents are educated, uneducated. Lot of things are depend. Uh, I generally fond of music, listening music. Sometimes I love to sing. Sometimes I love to play on harmonium, and that is electric harmonium, maybe you know. And playing cricket, that is also I want to be cricketer at one point of time, but at the rural areas I could not get the opportunities because I had to prefer the studies because of my father wanted to be a government servant as a son, and he is proud of that thing, but I am not. I still think that I had to be. Sir, you have mentioned about rural areas. So don't you think rural areas are not getting the kind of opportunities and the kind of facilities that an urban child is getting? So KV schools are also in rural parts also. Won't you feel inferior working there? uh, I had my opportunities there in rural areas. I can say that I started harmonium and these things when I was in job, government job at Delhi. That's okay, but in rural areas I only get opportunity to play for cricket only. There are not lot of opportunities. You can even not buy a harmonium for your son. These things are many other hobbies if you had at that time. I could not complete. So rural areas, this is a thing, but it's one advantage. Uh, you may be a very hardworking person, your mental strength, and you live in the scarcity of resources, and still you can try hard to become successful in the competitive exam or competitive era. That things you learn from your parents and other fellows. They are continuously hardworking in the field and getting nothing. Then you have a dream that if even I work for I think 10% or 20% of my capability, then these people I can get a government job. Return of the government job is much higher than army. So there is advantage also. If I would be a teacher in a KV school in the rural areas, I would try to at least provide some opportunities to my students to have some hobbies. There is nothing like that. You need to spend a lot of things to complete your hobbies. There are many things in the market. You can purchase them. They are not so much costly. So you need to prioritize or you need to categorize the hobbies or the games, something like that. And these days, government is also spending a lot in rural areas, schools for the development of students and co-curricular. So I will try. Thank you very much for this kind of elaborate answer. Sir, now we'll discuss about some situational questions. सिचुएशन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अभी एक स्टूडेंट है हमारे संदीप, जिनका सिलेक्शन जो है केवीएस पीजीटी हिंदी के तौर पर हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत जब बात करी और काफ़ी इंटरव्यू की तैयारी से लेकर
और काफ़ी एग्ज़ाम तक उनसे बातचीत होती रही है। तो उन्होंने अब जब इंटरव्यू हुआ उनका, तो उन्होंने जब एनालिसिस हमने किया तो उन्होंने यही बताया कि मैम बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन चीज़ें नहीं पूछ रहे। वो ये देखना चाहते हैं आपका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड कि एक सिचुएशन में आप जाकर कैसे जवाब दोगे। तो वो चीज़ें आपको देखिए कोई रटवा नहीं सकता। मैं इसके आंसर बताऊँ कि क्लास में बच्चे शोर मचाए तो क्या करोगे? तो जो संजीव सर जवाब दें आप रट कर वही बोलें। आपका खुद का भी जवाब हो सकता है। आप खुद एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आए हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर अपने कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिएगा। ठीक है? बी ओरिजिनल। देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होता है। रट कर जवाब दोगे, एक शब्द भूला अटक जाओगे। ठीक है? तो अब हम सिचुएशनल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें अभी हमने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, एक और सेशन करेंगे तो उसमें और ज़्यादा लेंगे। अभी के लिए 3 क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल मेरा है संजीव हाँ, सो संजीव टेल मी कि आपकी क्लास में अगर बच्चे शोर मचाते हैं, तो प्राथमिक कक्षा है, शोर मचाएँगे बच्चे, बच्चे शोर मचाते हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं तो पहले तो मैं अपना अवलोकन करूँगा कि क्या मैं मेरा जो ध्यान है, मेरी जो आँखें हैं या जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्लास में मौजूद नहीं है क्या? पढ़ा नहीं रहा हूँ या फिर ध्यान नहीं रहा हूँ? एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा कि मैं पूरी तरह से क्लास में प्रेज़ेंट हूँ, मानसिक रूप से भी पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद बच्चे शोर कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि मैं नया टीचर हूँ, हो सकता है पुराने टीचर से पढ़ने की उनकी आदतें रही हो, बच्चों का जुड़ाव बहुत हो जाता है, उन चीज़ों पे मुझे काम करना पड़ेगा। अपने प्रति उनके जो मोह या लगाव को थोड़ा-सा करना पड़ेगा कि उनको पेरेंटिंग फ़ील मैं उनको दे पाऊँ, ताकि बच्चों का मेरे साथ मन लगे। अगर मैं नया कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम रहती है, तो मैं प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा-सा आगे बिठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर कुछ बच्चे शोर मचाते हैं, तो उनको मौका कम से कम दिया जाए थोड़ा-सा। तो आगे बैठने पे अपने आप ही एक प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, जब बोर्ड के आगे बैठते हैं। तो उनको उनको आगे बिठा लूँगा थोड़ा-सा, जानने की कोशिश भी करूँगा, ठीक है? उस हिसाब से उन बच्चों को हम हैंडल करेंगे। अच्छा, मैम से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कई बार स्कूल में ना ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होते, पर एक क्लास में 1-2 ऐसे दिव्यांगजन भी होते हैं, तो उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन का कोर्स भी चला रखा है सरकार ने, उस स्पेशल नीड्स को कैटर कैसे करें? हाँ, सर समावेशी शिक्षा की आपने बात की। सर समावेशी शिक्षा का अनुभव अगर मैं कहूँ कि अभी मैं जहाँ पर कार्यरत हूँ, तो वहाँ पर मेरी कक्षा में जो है वो है दिव्यांग स्टूडेंट है जिसको जो है विज़न पार्शियल विज़न है उसके मतलब लो विज़न वाला है। तो उसके लिए सर ये है कि उसको एक तो मैं आगे बिठाती हूँ कि वो बोर्ड को ध्यान से देख सके। उसका एग्ज़ाम जो सेट किया जाता है वो भी अलग से सेट करते हैं ताकि बड़े-बड़े फ़ॉन्ट में उसको साफ दिखाई दे। और कोशिश की जाती है कि मतलब सर बिग प्रिंट जो है उसमें उसके साथ रीडिंग एक्टिविटीज़ या फिर मैथ्स की एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा कराया जाए। और बाकी बेशक समावेशी कक्षा में हम दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम सेटअप में ही पढ़ाते हैं मगर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जैसे डांस हो गया कोई प्रोग्राम हो गया उनमें ज़रूर उनको सम्मिलित करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और कक्षा में प्रोत्साहित करती हूँ बडीज़ भी बना रखे हैं पीयर बडीज़ जो कि उसके फ्रेंड्स हैं जो कि उसको हर चीज़ में हेल्प करते हैं और ताकि वो स्टूडेंट अपने आप को आइसोलेटेड फील ना करे अपने से अलग महसूस ना करे कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्योंकि सर देखिए सब चीज़ें आत्मविश्वास से है अगर वो बच्चा अपने आप को पृथक और अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस करेगा तो कहीं न कहीं सिस्टम तो फ़ेल हो ही रहा है, उसमें मैं भी फ़ेल हो रही हूँ कि शायद वो मेरी क्लास में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा। शायद मेरे प्रयास में कमी है, तो वो चीज़ ना आए। बच्चा रोज़ रेगुलर आ रहा है, वो धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है। ऑब्वियसली ये है कि मैं उसको उन स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर सकती जो बाकी स्टूडेंट्स के हैं। उसके स्टैंडर्ड्स मानक टेस्ट अलग हैं, मगर इम्प्रूवमेंट तो सर ला ही सकते हैं, उसी पे काम करती हूँ। अगला सवाल ये है कि सर मेरा आपसे संजीव जी अ, अगर आपकी क्लास में बच्चा एब्सेंट रहता है तो आप क्या करेंगे? जब तक नेक्स्ट डे बच्चा आ नहीं जाता, तब तक तो कुछ किया नहीं जा सकता। बच्चा आएगा, उनसे पूछते हैं पहले कारण उसका, और उसके बाद हम देखते हैं कि कारण जेन्युइन है या नहीं है। दूसरी बात, तो कारण जो है वो सच है या नहीं है, क्योंकि टीचर को समझ होती है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, और बच्चा जब सच बोल रहा है तो वो जो उसकी ज़ुबान के अलावा जो भी उसके चेहरे के भाव वगैरह होते हैं उसको पहचानने की, बट बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की कोशिश करे, तो उससे पहली बात तो उसका सच्चा आंसर है, ठीक है, ये बात झूठा आंसर है तो फिर उन चीज़ों पे काम किया जाएगा। उसको बताया जाएगा बेटा आप ऐसे बोल रहे हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी ताकि उसका दूसरी बात, अगर सच बोल रहा है तो फिर उसका कारण जो दे रहा है वो बिल्कुल लापरवाही भरा है या फिर जेन्युइन रीज़न।
अच्छा, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करेंगे, कोई बिग डील नहीं है absent रहना, अगर समझा के काम चल सकता है तो चलेगा। बहुत ज़्यादा इसको हाइपर लेवल पे उठाना नहीं है। इसके बाद मान लो अगर बच्चा फिर भी ऐसा रहता है तो उनके मम्मी-पापा से बात करें, कारणों को जानने की कोशिश करें, तो इसमें इन्वॉल्व थोड़ा पेरेंट्स को भी उसमें करना पड़ेगा। सर क्या आप क्लास में जो बच्चा एब्सेंट रहा है उसको सार्वजनिक रूप से मतलब इंसल्ट या लज्जित करेंगे अगर उसको झूठ बोलता है? इंसल्ट या लज्जित बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो किसी की भी इमोशंस है उसको टेक केयर करना एक टीचर का फ़र्ज़ है पूरी क्लास का। तो उसमें क्या है कि आपको बस जानना ही होता है फाइंडिंग, क्योंकि अगर आप मान लो सही तह तक नहीं पहुँच पाए तो बच्चे सारों को भी भरोसा नहीं होगा। उनको ये हो जाएगा कि इस टीचर को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो पहला ये हो आप इतने कैपेबल हों कि आप पता लगा पाएँ कि बच्चा झूठ बोल रहा है या सच। इतना ही उद्देश्य हो, अग्रेसिव वे में नहीं जाना है कि उसकी बेइज़्ज़ती करते कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ देखो, उस वे से, बहुत ही विनम्र स्वभाव से, प्यार से, जैसे एक मतलब माँ-बाप प्यार देते हुए बच्चों से पूछना है, उस हिसाब से। तो बेटा ये था हमारा सेशन केवीएस पीआरटी इंटरव्यू जो कि आपके 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए अभी भी आज 1 तारीख है, देख लीजिए ये वीडियो और शाम को फिर एक और वीडियो लाएंगे क्योंकि ये कई बार चीज़ें हम सोचते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बस जब करने लगते हैं तो फिर वो स्टार्ट ही हो जाती है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी संजीव सर का। ठीक है, और संजीव सर के मूल्यांकन को मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जैसे कि अगर मुझे इंग्लिश वाले का उसका करें तो मुझे हिंदी में ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगे जब ये अपना जवाब दे रहे थे और आंखों में बिल्कुल आंखें डालकर जवाब दे रहे थे, वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि झूठ है, वो सारी बातें सत्य ही लगी। हाँ, क्रिकेट और हारमोनियम को लेकर अगर मेरे पास 2 माइक होते तो मैं खूब क्रॉस क्वेश्चनिंग करती कि क्रिकेट की ट्रॉफीज़, चैंपियनशिप्स जो अभी चल रही हैं, उनको लेकर मैं देख लेती कि भई ये बंदा करंट पे अपडेट है या नहीं या बस यूँ ही फेंक रहा है, ठीक है? और म्यूज़िक को लेकर मैं शायद किसी अवार्ड वगैरह पे जाती, क्योंकि अगर मैं पैनल में बैठी होती तो भई देखिए मैं बहुत आसान तरीके से जनरल मैं तो गाना गाता हूँ, मैं तो बाथरूम में भी गाता हूँ। तो भई मैं उस तरीके की आसान तरीके से नहीं छोड़ती, ठीक है? मैं पूछती कि गाने के भई किस तरीके पॉप क्या होता है? पॉप में कौन-सा सिंगर फ़ेमस है? ग्रैमी अवार्ड्स कौन से हैं? भारत के किस बंदे को ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है? घराने कौन से हैं? ठीक है? अगर आप इतने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो एक एक आपका नाग, स्वरम इस तरीके की बहुत सारी शहनाई वगैरह और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में पूछ लेती। बिस्मिल्लाह खान कौन-सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ठीक है? हाँ, तो मतलब सर तो हाँ, मतलब मैं इतना पूछ लेती, ठीक है। लो अब सर मेरे बारे में बताएँ। हाँ, देखिए बात ये है कि हॉबीज़ एक अलग चीज़ है, शौक अलग चीज़ होते हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म अलग होते हैं। घराने हैं, ग्रैमी अवार्ड्स हैं, इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं। अब मान लो एक रानू मैम थी जो बहुत अच्छा गाती थी, बाद में हिमेश रेशमिया उनको प्लेटफ़ॉर्म पे भी लेके आए थे। ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, अपने गाँव में भी गाते हैं, उनको पता ही नहीं ग्रैमी अवार्ड क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा शौक था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे बता सकते हैं कि सर मुझे गाने का शौक है, अपना हारमोनियम बजा लेता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, ऐसे शोज़ देखने वगैरह में। ठीक है, मैं कुछ एक प्रोग्राम देखता हूँ, 1-2 प्रोग्राम के आप नाम बता सकते हो म्यूज़िक के, या मैं बॉलीवुड सुनता हूँ। दूसरा क्रिकेट की जहाँ तक बात है तो ट्रॉफ़ी वगैरह में आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, पर वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने कहा था मुझे बचपन में शौक था, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप बच सकते हो उससे क्योंकि अभी मैं अपडेटेड नहीं रहता, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, अभी मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ। अच्छा रही बात मैम के इवैल्यूएशन की इसके बारे में बताने जाएँ, तो जैसे इन्होंने अपने बारे में बोला तो उन्होंने कहा नमस्कार टीचर्स, तो वो टीचर्स नहीं होते, जो होते हैं वो पैनलिस्ट होते हैं। तो नमस्कार सर तो कह सकते हो आप, टीचर्स नहीं कह सकते, सर मैडम कह सकते हो। दूसरा बीच में पहुँचने का मौका जो इन्होंने बड़ा मुश्किल से देते थे, स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये केवीएस कैंडिडेट हैं, तो इनको 1 मिनट से मैक्सिमम तो लेना ही नहीं है। उससे ज़्यादा अगर ले लेते हैं आप आंसर देने में, तो वो दूसरे लोग हैं ना बहुत पगला जाएँगे, है ना? वो सोचते हैं कि विद्वान हम हैं, है ना? आप ज्ञानवान थोड़े ना हो। तो वो फिर इतना बर्दाश्त कोई ज्ञानवान आदमी बर्दाश्त नहीं करता उनके सामने कोई ज़्यादा बोलने का हक उन्हीं को ही है। तो संक्षिप्त में उत्तर देना है। तीसरा, आपने बीएड क्यों किया ये हमने पूछा ही नहीं। आपसे पूछा था, आपने बारे में बताया, आप बता देते मैंने ये किया हुआ है। फिर हम पूछते, पूछने का मौका देना चाहिए। वो हायर एजुकेशन पूरी चली गई, पूछने का मौका नहीं दिया, जॉब पे पहुँच गए। तो बीच में बता के ये किया है, थोड़ा-सा मौका दें कि मैं पूछूँ कि आपने बीएड किया था तो बीएड क्यों किया? फिर आप आंसर देते उसका। अच्छा, और इसमें एनईपी वगैरह के बारे में और इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए जब आपको अपने बारे में पूछा जाए, क्यों होना चाहिए, देश की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत ही संक्षिप्त आंसर जितना पूछा उतना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं।
बेवजह वो कहीं ना कहीं उसमें से क्वेश्चन ऐसा मुश्किल निकाल के ले आएंगे एनईपी में से ही कि आपको परेशान कर, तो उसके बारे में नहीं जाना है। अच्छा, इसके बाद टीचर बन गया, टीचर बन गई थी। ये करते करते इन्होंने अपने एजुकेशन से बताया, तो वो भी थोड़ा सा आगे था। ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है कि आप अपने स्कूल का जिक्र करने लग गए थे कोई दिव्यांगजन के रिगार्डिंग, तो हालांकि आप केवीएस कैंडिडेट हैं, स्कूल आपको मिलेगा, मिला नहीं। आप प्राइवेट स्कूल वगैरह का आप रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो आप पढ़ा ही सकते हो। हम्म, हाँ, अपने स्कूल का दे सकते हो, बशर्ते आप पढ़ाया है तो पढ़ाने का दे दो कि मैं एक प्राइवेट स्कूल है हूँ, तो थोड़ा सा वो जोड़ दो। और दिव्यांग की सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे कैसे केयर करना है। थोड़ा सा उसकी मानसिक फीलिंग का भी हम और जोड़ देना अगर आप दो तो, क्योंकि सब सुविधाएं दे रहे हो पर उनको हीन भावना थोड़ी सी फील होती ही होती है दिव्यांग को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसका भी मतलब बहुत ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। हाँ, फिर मान लो कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम ही फेल है, इस बातों पे कुछ गए थे आप, वहाँ तक नहीं जाना है। आपको अपना बताना है आप कैसे केयर करें, गवर्नमेंट की छोड़, गवर्नमेंट अपना देख लेंगी। आंसर 1 मिनट में हो, और नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आंसर 1 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, आपसे जो पूछा गया है उसके अलावा भी कुछ और टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब नियंत्रण से चीज़ें बाहर जा रही हैं। इंटरव्यू में ये देखा नहीं जाता कि आपकी नॉलेज कितनी है, इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि कितना आप टू दी पॉइंट बोलते हो, नियंत्रण कितना आप कर सकते हो, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि नॉलेज बिल्कुल भी ना, नॉलेज होनी चाहिए, एवरेज नॉलेज से काम चल जाएगा। कंट्रोल नहीं हुआ तो उनको बहुत चुभेगा कि यार मैं पूछ क्या रहा हूँ, मेरे को माइक नहीं दे रही है, बता नहीं रही है, बोले ही जा रही है, मुझे मौका नहीं दे रही है। ये चीज़ें ज़्यादा, अगर आप कम वर्ड में भी कह रहे हो ना कि उन्होंने उम्मीद की 4 लाइन, आपने 2 लाइन में आंसर दे दिया, वो चलेगा। वो थोड़ी सी कमी है, 2 नंबर कम दे देंगे वो। 4 लाइन में पूछा, 14 लाइन में आंसर दे दिया, वहाँ 2 नंबर नहीं काटेंगे, वो फेल कर। तो ये चीज़ें थी। तो बेटा मैंने जानबूझ के बहुत सारी कमियों भरे जवाब दिए कि सर उसमें, और ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओ। और बाकी काम तो वैसे पत्नियों का होता है, कमी निकालना आज तो पति ने खूब निकाल दी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए जो मैंने गलतियाँ करी करके दिखाई, उनसे आप सीखिएगा। गलतियाँ की, करी, दिखाई, तब आप बेहतर सीख पाए। ऐसे ही और सेशंस लेकर आते रहेंगे, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और चैनल मनु राठी को सब्सक्राइब। हाँ, अब मैं मौका दे रही हूँ बोलने का, दे रही हूँ, ठीक है? और आज तो ख़ैर करवा चौथ है, तो ऐसे में सजी-धजी खड़ी हुई हूँ। आप थोड़ा ड्रेस को लेकर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। हाँ, सर की ड्रेस सही है, ठीक है? हाँ, चलिए ठीक है बच्चों। हाँ, बाल-वाल भी ठीक है सर? यो, ठीक है? तो देखिए बेटा, आप अपनी राय इसके कमेंट के नीचे दीजिएगा। आपकी जो ज़रूरतें हो, जो पूछना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि उन चीज़ों पे हम और वीडियो बना पाएँ। टेलीग्राम ग्रुप है बेटा मन्नू राठी, आप उस पे अपनी क्वेरीज़ वगैरह लिखें, अपने डेमोज़ भेजें, उनको देखेंगे हम और उनमें सुधार क्या हो सकता है वो बताएँगे। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, और विदा लेते हैं आपसे, ठीक है? ऐसे ही मिलते रहेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।